नमस्कार दोस्तों, आर्यन सिविल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो भी नवरत्नों पे होगा, लेकिन पिछले वीडियो में हमने अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो होगा वो गुप्त काल के जो शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों के बारे में होगा। और हर नवरत्नों के अलग अलग जो है बातें मिलती हैं, उनकी विचारधारा मिलती हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कह सकते हैं कि विद्वता के कारण वो जाने जाते हैं। तो देखिए, आज जो नवरत्न हम शुरू करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, उन नवरत्नों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कालिदास की। कालिदास की इसलिए चर्चा करेंगे कि कालिदास के बारे में जो साहित्य में मिलता है, जो इतिहास में मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है और उन पर बताना बहुत कम समय में संभव नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें हैं उसको हम समेटने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, कहते हैं कि उसी समय एक छोटे से राज्य में एक राजा रहा करता था और उसकी एक बेटी थी विद्युत्मा। विद्युत्मा एक बहुत विदुषी विद्वान महिला थी और उसने अपने पिता से शर्त रखी थी कि मेरा विवाह, मैं अपना विवाह उसी से करूंगी जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, और वो भी प्रश्न मैं मुख भाषा में करूंगी और मुख भाषा में उसको जवाब देना होगा, अर्थात इशारों में जवाब देना होगा। कहते हैं कि उस विदुषी को पाने के लिए बहुत से राजा आए, बहुत से विद्वान आए, लेकिन कोई भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। अब उनको विद्युत्मा को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए उधर राजा भी परेशान, जो उसका पिता था विद्युत्मा का, वो भी परेशान, जो लोग पराजित हुए थे वो लोग भी परेशान। मतलब कुल मिला करके अब विद्युत्मा को सबक सिखाना था। इन लोगों ने एक ऐसे मूर्ख को ढूंढना शुरू कर दिया जो वाकई एकदम निरक्षर हो, मूढ़ हो, और वो व्यक्ति मिला कालिदास के रूप में। कहते हैं कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे और जिस पेड़ पर चढ़े हुए थे, जिस डाली को काट रहे थे, उसी डाली पर वो बैठे भी थे। तो उन लोगों ने सोचा कि यार, इससे बड़ा मूर्ख हम लोग को नहीं मिल सकता, और वो लोग उसको ले गए और कहे कि तुमको जो विद्युत्मा इशारा करेंगी उसी इशारे में तुमको भी बात करना है। और कहते हैं कि ये शादी जबरदस्ती ही हो रही थी क्योंकि सबक सिखाना था। कहते हैं कि विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई तो कालिदास ने 2 उंगली उठाई। अब उनको लगा कि यार, ये मेरी एक आंख फोड़ देगी, लेकिन तो उन्होंने 2 उंगली उठा दी कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। तो इसका मतलब ये था कि सृष्टि की जो रचना हुई है वो कैसे हुई है, उसको एक ईश्वर ने किया है। 2 आंखों की बात जो हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। मतलब जो विद्वान थे उनको समझा देते थे विद्युत्मा को। फिर उन्होंने थप्पड़ उठाया मारने के लिए, ऐसे किया तो कालिदास को लगा कि मुझे ये थप्पड़ मारेगी, लेकिन जो उसका आशय था कि जो हमारा 5 इंद्रियों से निर्माण हुआ है, ये कार्य करती हैं। तो उन्होंने मुट्ठी उन्होंने दिखाया, मुक्का मारने के लिए दिखाया, इशारा किया। तो उन्होंने कहा कि इन इंद्रियों को अपने बस में किया जा सकता है। विद्वानों ने बताया विद्युत्मा, क्योंकि आपने ये कहा, तो वो उन्होंने कहा कि जो इंद्रियां हैं उसको हम बस में कर सकते हैं। खैर, जब कालिदास शादी के बाद घर पे पहुंचे, जब उनको पता चला विद्युत्मा को, तो बहुत दुखी हुई और बहुत इनके ऊपर, कहते हैं कि अनाप शनाप उसने कहा, ठीक है, और कहा कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो। और कालिदास जो है अपमानित होकर के घर से निकल गए। माना जाता है कि कालिदास कुछ ही दूरी पर एक काली जी का मंदिर था, वहीं पर उन्होंने जो है उनको आराधना करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। और कहते हैं कि कालिदास को काली जी ने एक तरह से कह सकते हैं दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, और यहीं से फिर ये
जो है पीछे मुड़कर नहीं देखे। माना जाता है कि काली जी के दर्शन के बाद ही इनका नाम कालिदास पड़ गया। तो कालिदास इतने फेमस हुए, इतने विद्वान हुए। कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है उसकी सफलता में, चाहे वो जैसे भी रहे हो। आप जानते हैं हमारे यहाँ तुलसीदास भी इसके प्रेरणा के स्रोत हैं। और तो वो स्त्री तो भाई अपने स्वार्थ के लिए की थी कि भाई विद्वान हो जाओगे, चीज़ें हो जाएगी, लेकिन वो अपमानित था और कोई अपमान को बहुत सहजता से लेता है और वो उसमें सफल हो जाता है। तो इस तरह से कालिदास इतना सफल हो गए कि इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे संस्कृत साहित्य में, वो कह सकते हैं कि हमारे भारत के लिए बहुत ही अमूल्य हैं, बहुमूल्य हैं। और विश्व के तमाम जो ग्रंथ हैं उसमें उनके कुछ जो ग्रंथ हैं अब समाहित हैं। उसमें हम चर्चा करेंगे कालिदास के उस ग्रंथ की जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अभिज्ञान शकुंतलम। वैसे हम बता दें सबसे पहले कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी। एक और बात हम बता दें कि गुप्त काल के जो भी ग्रंथ लिखे गए नाटक के रूप में, वो सभी ग्रंथ सुखांत हैं, कोई दुखांत नहीं है। सब में बहुत अच्छी बातें दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी इसमें ग्रंथ हैं वो कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग पर आधारित ज़्यादा हैं। तो प्रणय कथा ज़्यादा मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम भी आप जानते हैं कि उसी पर आधारित है। और ये वैसा ग्रंथ है जो विश्व के सभी यूरोपीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है भागवत गीता के बाद। तो ये ग्रंथ रियल में बताया जाता है कि कालिदास ने बहुत बेजोड़ लिखी। और कहते हैं कि कालिदास को संस्कृत साहित्य का उपमा भी कहा जाता है, उपमा कालिदास भी कहा जाता है, उपमा देने वाले, तुलना करने वाले किसी शब्द से। और इसीलिए कहा जाता है कि जब ये ग्रंथ के बारे में जब यूरोप में पहुंचा तो जर्मनी का एक विद्वान था गेटे ने इस ग्रंथ की और इस नाटक की काफ़ी प्रशंसा की है। और कहता है कि यदि तुम यौवन बसंत का पुष्प देखना चाहते हो, इसके अंत के फलों को देखना चाहते हो, जिससे तुम्हारी आत्मा बहुत मंत्रमुग्ध होती है, बहुत उसको खुशी मिलती है, तो मैं कहूँगा कि वह सब कुछ देखना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि तुम अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ो। सोचिए कितनी बेजोड़ कृति है कि अगर तुम सब कुछ देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, वो सुनना चाहते हो, तो हम तुम्हें अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ने के लिए कहेंगे। तो कहते हैं कि एक शब्द का इस्तेमाल जब करते थे तो दूसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए उपमा, किसी से उन्होंने उपमा भी दिया तो बहुत बेजोड़ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें इसके अलावा उनका मेघदूत है, मेघदूत भी प्रणय कथा है। आपको बता दें कि मेघदूत जो है इसमें भी बादलों के माध्यम से जो प्रेमी है प्रेमिका के अपना संदेश भेजता है और उसी संदेश के बारे में वो अपनी बात कहता है। कह सकते हैं वियोग का भी इसमें है, मिलन का भी है। तो दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलता है, चाहे वो मालिका अग्निमित्रम हो, आप सुंग राजा मालिका और अग्निमित्रम का भी प्रेम कथा का वर्णन इसमें मिलता है और बहुत शानदार कृति ये भी मानी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो अन्य जो मिलते हैं ग्रंथ, उसके अलावा उसमें रघुवंशम है, आप जानते हैं राम के पूर्वजों का इसमें इतिहास मिलता है। ऋतु संहार के बारे में हम चर्चा किया कि पहला इनका जो ग्रंथ है विक्रम उर्वशी है, उर्वशी और पूर्वा का प्रेम प्रसंग का उदाहरण मिलता है। मतलब जो भी इनके ग्रंथ हैं वो बहुत बारीक तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है, बहुत बेजोड़ कृति है। कहते हैं ना कि भारत में ऐसी कृतियाँ हैं कि लोग अगर पढ़ना चाहें तो उन्हें विदेश की कृति पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में ही वो खूबसूरती है, भारत में ही वो चीज़ें हैं जो विदेश में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले लोग ज़मीन जायदाद मकान बनवाने की कोशिश करते हैं, हम घूम ही नहीं पाते, हम जान ही नहीं पाते हैं, साहित्य के बारे में भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। आप जिस दिन पढ़ने लगेंगे, जिस दिन आप इस सब चीज़ को करीब लाएंगे, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। अब देखिए, तो कालिदास के बाद जो इनके अन्य जो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रखते थे उसमें था धन्वंतरी। धन्वंतरी बहुत बड़ा चिकित्सक था और सांप का तो कितना भी जहरीला सांप काट ले, धन्वंतरी उसको चुटकी बजा करके
जो है उसकी विष को बेअसर कर देता था। इसके अलावा अमर सिंह थे, अमरकोश की इन्होंने रचना किया और ये वित्त मंत्री भी थे। अमरकोश तो ग्रंथ था ही था, वित्त मंत्री भी थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि अमरकोश में कई प्रकार के लोहे की भी जानकारी मिलती है। दूसरी चीजें हैं, छपड़क थे। छपड़क जो है फलक ज्योतिष के थे। शंकु भी फलक ज्योतिष के विद्वान थे। एक और विद्वान की चर्चा इसमें करेंगे, वारामिहिर की। वारामिहिर बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र था, वास्तुशास्त्र था। आज जो मकानों के हम बात करते हैं कि कहाँ पर किस अग्निकोण किधर होना चाहिए, सूर्य कोण कितना होना चाहिए, ये सारी जानकारी, मकान का दरवाज़ा किधर होना चाहिए, उसका गेट किधर होना चाहिए, ये सारी जानकारी अगर कोई मिलता है ग्रंथ में तो वह है वारामिहिर का वास्तुशास्त्र में। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इनकी आलोचना भी हुई कि अगर हमारा जमीन का मुंह दक्षिण की तरफ है और तो हम किधर बनवाएंगे। तो कहते हैं कि बाद में इन्होंने कहा है कि एक श्लोक के माध्यम से कि यंत्रे यंत्रे अर्थात जहां आपका मन करे वहां बनवाइए। तो खैर, तो जो वास्तुशास्त्र की जो है वो जानकारी इसी ग्रंथ में मिलता है। बेताल भट्ट के बारे में बता दें। बेताल भट्ट, विक्रम बेताल की कहानी आप सुने होंगे। ये जादूगर था और कहते हैं कि बहुत बड़ा जादूगर था और इसकी चर्चा भी उस समय बहुत होती थी। तो विक्रम बेताल के माध्यम से वो अपना बातें कहता था। अब देखिए, वरुचि था। वरुचि जो था वह व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता था। प्रकाश के संबंध में भी वो जानकारी देता है। वरुचि, ध्यान में रखिएगा, वरुचि व्याकरण के अलावा प्रकाश के संबंध में भी जानकारी देता है। तो इस तरह से कालिदास के जो नवरत्न थे उसमें से सबसे पहले कालिदास थे, फिर अमर सिंह थे, फिर आपका था छपड़क था, बेताल भट्ट है। घटकरपर के बारे में बता दें। घटकरपर भी कहते हैं कि जो है वास्तुशास्त्र की जानकारी देते हैं, ज्योतिष की जानकारी देते हैं और उसके, तो इस तरह से ये नवरत्न थे। हमें लगता है कि इन नवरत्नों के बारे में जो है जितना मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिलता है तो वह कालिदास के बारे में मिलता है। तो कालिदास के लिए इसलिए उनको बताना जरूरी था। और हमें लगता है कि अन्य जो थे उसमें एक बार और हम सुना देते हैं। पहले थे कालिदास, दूसरे थे अमर सिंह, तीसरे थे धन्वंतरी, चौथे थे शंकु, पांचवें थे घटकरपर, छठवें थे वारामिहिर और सातवें थे वरुचि और छपड़क बेताल भट्ट हो गए। तो इस तरह से ये नवरत्न में थे जो अपने अपने फन में क्या थे, माहिर थे। हमें लगता है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगला वीडियो भी हम इसी तरह से आप लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद।